हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्योग्राफी को NCERT से पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7 की बुक का 6वां चैप्टर है मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। अच्छा लेसन है, 1 या 2 प्रश्न इससे बन जाते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लिखा है, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी सी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थीं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, इसमें विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तस्वीर है। ये आगे लिखा है, रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म एवं नम वर्षा वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। तो इस तस्वीर में जो लोग दिखाए जा रहे हैं, ये भले ही विभिन्न क्षेत्रों के हैं, लेकिन इनकी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं समान हैं, जैसे हम लोगों की होती हैं। तो यही यहाँ बताया जा रहा है। आगे पढ़ेंगे अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में लिखा है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। यहाँ आप अमेजन नदी देख सकते हैं, पश्चिम से ये निकलती है। ये अमेजन नदी यहाँ ये दिखाई जा रही है, ये इस तरीके से। ये आगे लिखा है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी का मुहाना आप लोगों को याद रखना है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं? नदी का मुहाना। आगे लिखा है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अमेजन बेसिन का निर्माण अमेजन नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर करती हैं, और यह नदी अमेजन नदी ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, इसको पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। सहायक नदियाँ क्या होती हैं? तो सहायक नदियों के बारे में यहाँ लिखा है, यह छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा कर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन
विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये बात याद रखनी है कि अमेजन बेसिन जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब लिखा है अमेजन बेसिन की जलवायु के बारे में कि यहाँ की जलवायु कैसी है। लिखा है जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय में नम और आर्द्र रहता है। तो ये भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय कैसा रहता है? गर्म और आर्द्र। आगे लिखा है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। जैसा हम लोगों को बरसात में फील होता है, जब पानी बरस जाता है तो शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है, ऐसा ही वहाँ का मौसम रहता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। आगे लिखा है दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो रात का तापमान तो कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है जैसी दिन में होती है। तो आर्द्र मौसम है, यहाँ का चिपचिपाहट महसूस होती है, शरीर में पसीना जैसा निकलता रहता है, यानी कि चिपचिपाहट सी महसूस होती रहती है। आगे लिखा है वर्षा वनों के बारे में। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसा अभी ऊपर बताया कि यहाँ वर्षा प्रतिदिन होती है, तो लिखा है इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। तो अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ की जो वनस्पति है बहुत घने यहाँ पर वन हैं और यहाँ की भूमि जो है वहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँच ही नहीं पाता है, क्योंकि जो पेड़ हैं इनकी शाखाएं और पत्तियां मिलकर छत जैसी बन जाती हैं और यहाँ जो वनस्पति उग सकती है वही उग सकती है जो छाया में उगती है। तो परजीवी पौधों के रूप में यहाँ पर ऑर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। आगे लिखा है वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पछत वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में जो पक्षी पाए जाते हैं ये अपने यहाँ जो पक्षी पाए जाते हैं उनसे भिन्न होते हैं। इनकी चोंच आप देख लीजिए, ये टूकन पक्षी है इस चित्र में जो दिखाया जा रहा है। आगे लिखा है प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसर्प की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ इस चित्र में आप टैपीर को देख सकते हैं, ये टैपीर है। यहाँ पर ब्रोमिलाइड के बारे में लिखा हुआ है। लिखा है ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं, तो ये याद रखिएगा। तो वर्षा वन के बारे में पढ़ लिया, वहां पर कैसे पक्षी और पशु पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब वर्षा वन के निवासियों के बारे में जानेंगे कि यहाँ के निवासी कैसे हैं। लिखा है यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, यानी कि ये कृषि भी करते हैं। कुछ वृक्षों को इन्होंने काट लिया है और इतनी जमीन कृषि के लिए कर ली है ताकि ये अपने भोजन का
इंतजाम यहाँ पर कर सकें। आगे लिखा है यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टैपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। यानी कि पुरुष जो हैं मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, और महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। फसलों में ये अनानास, शकरकंद, टैपियोका उगाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार शिकार इन्हें मिल ही जाए या मछली पकड़ने के लिए जाएं तो इन्हें मछली मिल ही जाए। तो ऐसे में क्या होता है, जब इन्हें कोई शिकार या मछली नहीं मिल पाती है तो ये खेतों में उगाई साग सब्जियों से ही अपना पेट भरते हैं। आगे लिखा है वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मैन्योक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन में अंदर पैदा होता है। तो याद रखिए, मैन्योक इनका एक आहार है जिसे कसावा भी कहा जाता है, और यह उसी तरीके से पैदा होता है जिस तरह आलू जमीन के अंदर से खोदकर निकाला जाता है। आगे लिखा है ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी ये कॉफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी उगाते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, कर्तन एवं दहन कृषि। ये क्या होती है इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है, और यहाँ दिया भी गया है। लिखा है कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि को साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग आते हैं। इस प्रकार मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। जब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, किसी जो भूमि है उसे साफ करते हैं। कोई भूमि जिस पर इन्हें कृषि करनी है उसे साफ करते हैं, और वहाँ जो भी खरपतवार, वनस्पति जो भी होता है उसे जला देते हैं, और उस राख को उसी मिट्टी में मिला देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाती है। फिर वहाँ पर ये कृषि करते हैं। जब वहाँ की मिट्टी में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं तो ये उस टुकड़े को छोड़ देते हैं। इसके बाद किसी दूसरे स्थान पर ये इसी क्रिया को दोहराते हैं। तो यही कहलाती है कर्तन एवं दहन कृषि। आगे लिखा है वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढल। प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि मलोका क्या है, तो मलोका घरों का प्रकार है। ये याद रखिए, ये पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का भाग लुप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन भूमि बंजर में बदल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि वनों का विनाश किस प्रकार से हो रहा है। ये इस क्रम में दिखाई गए हैं। वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बनाई जा रही है, रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, और वनों का जो प्रतिशत है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, इससे मृदा की जो ऊपरी परत है वह वर्षा के कारण बह जाती है, और जो उपजाऊ भूमि है वह बंजर भूमि में बदल रही है। तो विकास की गतिविधियों का प्रभाव पड़ रहा है इन पर। आगे लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। तो अभी तो अमेजन बेसिन में जीवन के बारे में पढ़ा,
वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन के बारे में लिखा है, तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 अंश उत्तर से 30 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें अपवाहित होती हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा इस बेसिन की प्रमुख विशेषताएं हैं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। आगे लिखा है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थिराकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ कम जनसंख्या निवास करती है और मैदानी क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है। आगे लिखा भी है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग निवास करते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है, अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ जो है गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना सभी फसलें उगाई जाती हैं। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। रेशम के कीड़े का संवर्धन भी यहाँ किया जाता है और सिल्क का यानी रेशम का उत्पादन भी किया जाता है। और जो मंद ढलान यानी कम ढलान वाले पर्वत हैं वहाँ पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। आगे लिखा है, विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के वृक्ष के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के झुरपुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो वनस्पतियों में भिन्नता क्यों है? भू आकृतियों के अनुसार। तो मैदानों में सागवान, साखू, पीपल, इसके अलावा बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में। और जो ठंडे क्षेत्र हैं उनमें चीड़, देवदार और शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं धान की कृषि। असम में चाय के ये बागान हैं। धान की कृषि कैसे की जाती है? पहले धान को उगाया जाता है, यानी पौधे को तैयार किया जाता है, फिर उसे उस जगह से निकालकर दूसरी जगह रोपा जाता है। तो धान की कृषि इसी प्रकार से ये रोपा जा रहा है पौधों को। और धान की खेती के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ धान अच्छी मात्रा में पैदा होते हैं। आगे लिखा है, बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है।
यहाँ आप चित्र में एक सींग वाला गैंडा देख सकते हैं। ये इसकी नाक पर ये सींग पाया जाता है। ये मगर है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर और लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ना आवश्यक है। जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण के लिए लिखा है उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। यहाँ लिखा हुआ है एक महत्वपूर्ण तथ्य, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा है वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो। ये वेदिकाएं बनी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसे ही वेदिका कृषि कहते हैं। यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। लिखा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवड़ जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो ये जो डॉल्फिन है ये अंधी डॉल्फिन है, ये भी याद रखिए। यहाँ इस चित्र में इसे दिखाया गया है। यहाँ एक लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तथ्य, एक केस अध्ययन है झील जीविका का साधन। तो झील जीविका का साधन किस प्रकार बन सकता है उसके बारे में लिखा है। चलो तो पढ़ लेते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं, जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुँचता, तब तक मत्स्य पालन का कोई खतरा नहीं है। और यदि झील प्रदूषित होती है तो उसमें मछलियों का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। आगे लिखा है गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल यहाँ पर हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में बाघ। महत्वपूर्ण तथ्य जो लिखे हैं उनको पढ़ते चलते हैं। लिखा है गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है। इसके अलावा यहाँ और लिखा हुआ है स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। तो सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। इसकी तारीख आप लोगों को याद रखनी है और सन भी याद रखना है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। अमेजन नदी बेसिन के बारे में जाना, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में जाना, वहाँ की वनस्पति, जलवायु, निवासियों के बारे में जाना, कृषि किस प्रकार की जाती है इनके बारे में जाना। तो जो भी प्रश्न बनेंगे आप लोग आसानी से उन्हें हल कर लेंगे यदि आपने इसको 1-2 बार देख लिया तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की जो वीडियो आती है उन्हें भी आप लोग देखते रहिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है।
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।